बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप को कैसे पता चलता है कि आप अभी कहाँ हैं? आखिर पृथ्वी पर करोड़ों जगहों में आपकी सही लोकेशन कैसे मिल जाती है? आज इस वीडियो में हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति को हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सही पता लगाने के लिए हमें मानचित्र, अक्षांश और देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरी जो स्लाइड है बिल्कुल सही, हर एक टॉपिक को चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि आप केवल टॉपिक को देखते ही आप चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी कैसी है। तो देखते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है। तो बच्चों, पृथ्वी बहुत बड़ी है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर हमें दिल्ली, मुंबई या अपने गांव की सही जगह पता करनी है तो हमें मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो यानी कि हम मानचित्र का उपयोग करते हैं, यानी हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, और आप देख रहे हैं इसी के साथ ही क्या है, आजकल गूगल मैप और जीपीएस भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो गूगल मैप होते हैं, ठीक है, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हम गूगल मैप या जीपीएस के माध्यम से उस सही लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मानचित्र हमें किसी स्थान की सही स्थिति क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए अब मानचित्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि मानचित्र क्या है। चलिए मानचित्र के बारे में देखते हैं बच्चों। तो मानचित्र क्या है कि पृथ्वी का, ठीक है, मानचित्र पृथ्वी का एक छोटा सा क्या है, चित्र होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सड़क की, ठीक है, सड़कों की और नदियों की, पर्वत, देश और शहर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यानी इस मानचित्र की मदद से हम क्या है, रास्ता ढूंढ सकते हैं, गांव देख सकते हैं, नदियां, पर्वत, सड़कें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मानचित्र होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। यह हमें सही दिशा, सही दूरी और सही स्थान तक पहुंचने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। आपने कभी सोचा है? मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा विषयगत मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र हम कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे पर्वत, नदी, मैदान, पठार इत्यादि को दिखाया जाता है उसे क्या है, भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हिमालय पर्वत हो गए, नदियाँ हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि राजनीतिक मानचित्र में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जिस मानचित्र में देश, राज्य, जिले या उनकी सीमाएं तथा राजधानियों के बारे में दिखाया जाता है या अध्ययन किया जाता है उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत के राज्य हो गए, राजधानियाँ हो गए, मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब विषयगत यानी थीमेटिक राजनीतिक मानचित्र में क्या या किसका अध्ययन किया जाता है। तो जिस मानचित्र में किसी एक विशेष विषय जैसे वर्षा के बारे में, जनसंख्या, खेती या किसी खनिज के बारे में जानकारी दी जाती है तो उसे क्या है, विषयगत या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर हमें वर्षा का अध्ययन करना है तो वर्षा मानचित्र या जनसंख्या के बारे में। ठीक है, ये मैप में आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मानचित्र हमें पृथ्वी की सही जानकारी देते हैं और स्थानों को समझने में मदद करते हैं। चलिए अगले टॉपिक को हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो है मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने होते हैं? मानचित्र के 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक यानी सिंबल जिसको कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? यानी मानचित्र पर दूरी वास्तविक दूरी से छोटी दिखाई जाती है। जैसे अभी आप मैप पे देखते हैं कि एक मकान को दिखाया जाता है, लेकिन मकान जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसे मापक कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे एक मानचित्र मान लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो मैप पे जो 1 सेंटीमीटर को दिखाया जाएगा तो वो कितने 10 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी को अगर दिखाना है
तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब दिशा के बारे में, डायरेक्शन। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि जो दिशाएं कितनी होती है, 4 जो मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चों, एक तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। ये आप यहाँ पे जो है सिंबल के रूप में देख सकते हैं। लेकिन 4 जो है उप दिशाएँ होती हैं, यानी कि इनके जो बीच बीच का ये दिशाएँ हैं, ठीक है, इनको भी इसमें जोड़ते हैं। यानी इस तरीके से टोटल 8 दिशाएँ हो जाएंगी। ठीक है, उप दिशाओं में आपके यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यानी मानचित्र के ऊपर की ओर सामान्यतः क्या उत्तर दिशा होती है। यानी कि जब भी आप मानचित्र देखते हैं तो हमेशा वहाँ पर एक ऐसे एरो बना होता है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा को शो करता है। ठीक है, जब आपको किसी एक दिशा के बारे में जानकारी हो जाएगी तो बाकी सभी दिशाओं को आप आसानी से पता कर सकते हैं। प्रतीक के बारे में देखते हैं, सिंबल। आपने देखा कि मानचित्र में बहुत सारे जगहों को क्या है, एक सिंबल या प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कभी रेलवे ट्रैक को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, सड़कों को दिखाया जाता है, और मंदिर को भी दिखाया जाता है, और हवाई जहाज़ या अस्पताल, इन सभी को एक सिंबल के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि इस प्रकार के जो सिंबल आपको दिखा दिया जाएगा, आप समझ जाते हैं कि ये अस्पताल है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मानचित्र में हर चीज़ का चित्र नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इनको क्या है, संकेत या चिन्हों का उपयोग करके इन्हें दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें बताया गया है कि ये रेलवे लाइन का सिंबल है, ये सड़क का सिंबल है, ये मंदिर का सिंबल है, ये स्कूल का, ये अस्पताल का, ये नदियाँ का बेटा, ये हवाई जहाज़ का। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपके सिंबल है, प्रतीक है, इनको मानचित्र की कुंजी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अब अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है। ठीक है, चलिए तो ग्लोब के बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, ग्लोब को आप अच्छे तरीके से आपने देखा होगा, चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि ये ग्लोब है। ठीक है, और इसे आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे। तो बच्चों, क्या पूरी पृथ्वी को हाथ में पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो असली पृथ्वी तो नहीं, लेकिन हम उसका एक छोटा लघु, बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही एक मॉडल की तरह होता है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्लोब क्या होता है कि पृथ्वी का रोल मॉडल यानी कि गोल मॉडल होता है, यानी कि पृथ्वी की तरह पृथ्वी का लघु रूप होता है। यह पृथ्वी का सबसे सही रूप होता है, यानी कि जिस प्रकार से हम पृथ्वी का अध्ययन कर लेते हैं उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ग्लोब को भी हम यूज करके बाकी सभी चीज़ों के अध्ययन कर सकते हैं। इससे हम महाद्वीप, महासागर और देशों की सही स्थिति को हम समझ सकते हैं। ठीक है, बस कुछ इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं कि इसे साथ ले जाना कठिन हो जाता है। अब बताइए, ऐसे ग्लोब को आप अपने साथ कहीं पर बहुत आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे स्थानों को स्पष्ट दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी समझिएगा। चलिए, आप ऐसा समझिए जैसे किसी खिलौने वाली छोटी कार को देखकर असली कार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वैसे ही ग्लोब देखकर पृथ्वी को समझा जाता है। जैसे कि आप एक छोटी सी खिलौने की कार या कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आप समझ जाते हैं कि बड़ी कार भी सेम वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया कि ग्लोब से हमें क्या समझ में आता है। हम महाद्वीप को समझ सकते हैं, महासागर को समझ सकते हैं, देशों की स्थिति के बारे में। बिल्कुल ये पृथ्वी का सही रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कौन से टॉपिक को। ये है 5 नंबर पे दे रखा कि पृथ्वी पर स्थान कैसे खोजते हैं, यानी कि अगर हमें पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली कहाँ है, केवल भारत में कहना काफ़ी नहीं है, उसकी बिल्कुल सही जगह कैसे बताएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए दिल्ली कहाँ पर है, तो आप कह देंगे भारत। तो केवल इतना कहने से नहीं है, आपको उसकी जो सही लोकेशन आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 2 काल्पनिक रेखाएं बनाई है। एक जो है अक्षांश रेखा बनाई है और एक आपको देशांतर रेखा बनाई है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं किस तरह से होते हैं और देशांतर रेखा किस तरीके से होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पृथ्वी पर जब भी आप इस टाइप की जो रेखाएं आप देखते हैं, इस टाइप की जो रेखाएं हैं, पड़ी रेखाएं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और इसको देशांतर रेखा भी कहते हैं। लेकिन वहीं पृथ्वी पर आपको कहीं अगर खड़ी रेखाएं देखने को मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, यानी कि इधर से पूरब से पश्चिम ऐसे से ये खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ये जो आपकी जो है उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप ये जो आप एक तरह से देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं एक दूसरे पे खींची जाती है, तो इस तरीके से क्या एक ग्रिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब ग्रिड का निर्माण हो जाता है तो इस तरीके से हम किसी देश की सही लोकेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर क्या है एक एक चीज़ को समझने वाले हैं कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, क्या आपने कभी संतरे पर रबड़ बैंड लगाया है? वह जो गोल गोल रेखाएं बनती हैं वैसे ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी एक है। ठीक है, ठीक है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी का एक लघु रूप है। अब इसमें क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोला का आधा। ठीक है, तो ये सारे क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए ये सारे जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का अलग अलग नाम है। तो ये उत्तर में जो रेखाएं हैं इसको कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री पर, दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसे क्या है, मकर रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से, तो इसे आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, और अच्छे तरीके से नोट्स जरूर बनाइएगा। अक्षांश रेखाएं के बारे में जानेंगे। ये क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये एक दूसरे से समानांतर होती हैं। और समानांतर मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जितनी दूरी होती है यहाँ पर भी इनकी ही दूरी उतनी ही होगी। ये पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण की दूरी बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अब देखिए विषुवत रेखा, अभी देखिए पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा होती है इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको विषुवत या भूमध्य रेखा दो कहते हैं, दोनों चीज़ कह सकते हैं। तो जो आपको समझना है आप समझ लेंगे। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसका मान कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला जो भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे का जो भाग है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अलग अलग अक्षांश भी हैं, इसको भी देख सकते हैं। जैसे कि जो 0 डिग्री है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तर में है, जैसे आप इसको देख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में है, ये कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि 66.5 डिग्री उत्तर में है आर्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। ये सारी चीज़ आपको देखो यहाँ पर दिया है, उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक वृत्त है, दक्षिण ध्रुव है, अंटार्कटिक वृत्त है। इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए अक्षांश का महत्व क्या है। ठीक है, अब अक्षांश का यूज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू ये है कि जब हम जलवायु का अध्ययन करते हैं ना, यानी कि स्थान की उत्तर से दक्षिण स्थिति ये बताता है, और जलवायु को समझने में भी सहायता करता है अक्षांश, और यह तापमान पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्रिड के बारे में। ग्रिड क्या है, तो ग्रिड के बारे में हमने जाना था कि ग्रिड क्या है। ठीक है, देखिए तो गूगल मैप आपको बिल्कुल सही जगह कैसे दिखाता है। गूगल मैप है आपको बिल्कुल सही जगह कैसे दिखाता है, जब वहाँ पर अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्रिड बनाते हैं तो इसी से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से कोई रेखा देख रहे हैं और इधर से रेखा, जहाँ पर ये पॉइंट दोनों को एक दूसरे को काटते हैं, यह उस जगह की सही लोकेशन होती है। यानी हमें उस जगह की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जब मिलती है हमें पता रहता है, तो हम उस देश की बिल्कुल सही लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी ग्रिड के बारे में इतना ही जानिए कि जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये ग्रिड बनाती हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। और इसका उपयोग क्या है, तो किसी भी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति बताने के लिए ग्रिड हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, निर्देशांक क्या होता है, किसी स्थान का पता बताने के लिए पहले अक्षांश जरूरी है, फिर देशांतर। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं और फिर लिखा जाता है।
जैसे भारत का ही ले लीजिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली की स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बताया गया कि जब 28 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर अक्षांश जब है, यहाँ पर 77 डिग्री जो है आपके देशांतर है, ये देखिए दोनों की जब लोकेशन जहाँ पर काटती है वो दिल्ली की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए समय के बारे में देखते हैं। समय का जो अध्ययन कैसे कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आपको तो मालूम है कि पृथ्वी क्या है कि 24 घंटे में अपने एक अक्ष पर जो है घूमती है। पृथ्वी के घूमने से क्या है, दिन और रात होता है। ठीक है, और इसी कारण से क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम होता है। तो जो टाइमों की जो गणना है वो कैसे की जाती है, लंदन से की जाती है। यानी कि जो लंदन है वहाँ पर जहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, उसके जो है पूरब की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा फास्ट होती है और पश्चिम की जो टाइमिंग होती है थोड़ी सी पीछे होती है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है, भारत की जो टाइमिंग है जो है लंदन से क्या 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जैसे अगर लंदन में 12 बजता है तो हमारी घड़ी में 5:30 बजेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं स्थानीय समय के बारे में। ठीक है, स्थानीय समय के बारे में कि क्या हर शहर का जो समय अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल सही है, प्रत्येक देशांतर का जो स्थानीय समय अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक देशांतर का जो समय अलग होता है और इसे स्थानीय समय कहते हैं। जैसे ये अलग अलग देशांतर है, जैसे हमारे लिए यहाँ पर 75 डिग्री ईस्ट है, ये 90 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, अब इसके जो देशांतर क्या है अलग अलग है। जैसे कि जयपुर में देखिए 75 डिग्री अगर है तो इसका जो यहाँ पर जो टाइम है वो 9 बजेगा सुबह का। और दिल्ली में वहीं पर क्या है, अगर 77 डिग्री है तो वहाँ पर 9:20 होगा। और कोलकाता में जो है 88 डिग्री है तो वहाँ पर क्या है 10:20 होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय का अंतराल होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग देशांतर होने के कारण ही क्या है समय अलग अलग होते हैं। ठीक है, मानक समय क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब मानक समय का मतलब क्या होता है, अगर हर शहर की जो घड़ी है अलग हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, इसी समस्या को दूर करने के लिए हर देश एक मानक समय अपनाता है। यानी कि हर देश का अपना एक क्या है स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सभी क्या है IST का पालन करते हैं। ठीक है, देखिए यदि हर शहर का अलग समय हो तो कठिनाई होगी, इसलिए प्रत्येक देश एक ही मानक समय अपनाता है। यानी कि जैसे कि हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है। कुछ ऐसे जो देश हैं जहाँ पर जो है कई टाइम जोन हैं, हमारा जो है एक ही है। यदि मानक समय न हो तो क्या होगा कि यात्रा, व्यापार, संचार, रेल, परीक्षाएं आदि बहुत समस्या होगी। ठीक है, अब जब मानक समय होता है तो सभी कार्य आसानी से बिल्कुल होने लगता है। इसलिए प्रत्येक देश अपने लिए एक क्या है मानक समय निर्धारित करता है। अब देखिए भारतीय मानक समय, यानी कि भारत का जो मानक समय है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत का जो मानक समय क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 80 है, यहाँ से जो रेखा ये है ये 82.5 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 80 के बाद 82 है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रेड कलर से। ठीक है, तो ये भारत का जो मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये कहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ठीक है, इसे समझने की आप कोशिश करिएगा। और यह जो क्या है 5.5 घंटा होता है। ठीक है, यानी कि जो 0 डिग्री है ग्रीनविच से हमारा जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। भारत में जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा को आप सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप के माध्यम से यहाँ पे देखिएगा ये देखो रेखा गुजर रही है कर्क रेखा। ठीक है, ये किन किन राज्यों से होते हुए गुजर रही है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका, झारखंड है। ठीक है,
झारखंड के बाद यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की फिर त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम है। ठीक है, ये आपका क्या है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और कर्क रेखा जो है कितना 23.5 डिग्री है उत्तर में। तो हम एक बार देखेंगे मेन पॉइंट क्या इसमें है। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन देखेंगे। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी का छोटा रूप होता है। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होता है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान या मूत्र को क्या बोलते हैं? निर्देशांक ग्रिड है। स्केल, प्रतीक, मानक समय, स्थानीय मानक समय। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, अक्षांश है, देशांतर है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके सभी क्लास के हम वीडियो लेकर आएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और चैप्टर को समझने में कितनी आसानी हुई। और लास्ट में आपको क्या है, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को और इसका जो है बेल आइकन को आपको दबा लेना है। ठीक है, याद ही समझिए कि आज की जो पढ़ाई है आपका भविष्य बदल सकती है। मेहनत आज की, सफलता कल की। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार बच्चों।